स्टूडेंट्स एंड वेलकम। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लेसन सेकंड हिस्ट्री का स्टार्ट कर दिया था और कुछ चीज़ें उनके बारे में पढ़ी थी। हमने पढ़ा था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कैसे आई और उसके बाद हमें आगे पढ़ना है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा था फाउंडिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के शासन की शुरुआत जो होती है। तो पहला कार्नेटिक वॉर्स। तो ब्रिटिशर्स के का जो सफ़र था भारत में राज करने का, भारत में शक्ति आने का, वो दक्षिण से होकर के आया था। इसकी तो जो पहला कार्नेटिक युद्ध हुआ था 1746 से 1748 के बाद के बीच में, उसमें डुप्लिक्स गॉट इज फर्स्ट विक्ट्री अगेंस्ट नवाब अनवरुद्दीन ऑफ अरकोट। उसमें डुप्लिक्स को अपनी पहली विजय हासिल हुई थी अरकोट के नवाब अनवरुद्दीन के खिलाफ। तो सैन्य नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये एक छोटा युद्ध था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण था ऐतिहासिक तौर पे। 1748 में निज़ाम ऑफ हैदराबाद की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के जंग छिड़ गई। इसी तरह की लड़ाइयाँ जो है आरकोट के नवाब के बेटों के बीच में भी हो रही थी, और इन दोनों ही कंटेस्ट में फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों ही पक्ष जो थे वो अपना अपना क्लेम करने लगे। तो पहले झगड़े के कॉन्फ्लिक्ट के पहले राउंड में, जिसको हम सेकेंड कार्नेटिक वॉर के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1749 से 1754 में हुआ था, फ्रेंच जो डुप्लिक्स की लीडरशिप में और फ्रेंच गवर्नर थे पौंडीचेरी में, वो हैदराबाद और आरकोट के सिंहासन पे अपने कैंडिडेट को बिठाने में सफल रहे। दूसरी विजय के साथ डुप्लिक्स की जो इच्छा थी वो और बढ़ती चली गई, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बहादुर एम्प्लॉय थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के पक्ष भाग को बदल दिया, ब्रिटिशर्स के पक्ष को बदल दिया। 1752 में क्लाइव आरकोट पे कब्जा करने में सफल रहा और साथ ही ब्रिटिश कैंडिडेट को भी उसने वहाँ के सिंहासन में बिठा दिया। उसके बाद तीसरा कार्नेटिक वॉर होता है 1756 से 1760 के बीच में, जिसमें जो है ब्रिटिशर्स जो इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रांग यूरोपियन पावर बनकर के उभरे। कार्नेटिक युद्ध के बाद झगड़ा शिफ्ट होकर के बंगाल चला गया। 1757 में फ्रांस के हाथ से चंद्रनगर, जो कि बंगाल में है, वो फिसल करके ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। उसी साल क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, सिराजुद्दौला को हरा करके, जो उस वक्त बंगाल के नवाब थे। और ये युद्ध जो हुआ था क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, वो हुआ था बैटल ऑफ प्लासी के नाम से, जिसे हम जानते हैं, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 को। 23 जून 1757 को दोनों सेनाएं प्लासी में मिली। ब्रिटिश सेना की अगुवाई कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और मीर जाफर जो कि नवाब के कमांडर इन चीफ थे, और नवाब की दूसरी आर्मी के एक बहुत बड़े हिस्से ने भी इस जंग में पार्ट नहीं लिया। मीर जाफर और उसकी सेना थी, जो बहुत बड़ी सेना के पार्ट ने इस जंग में भाग नहीं लिया। जगत सेठ जो कि बंगाल का सबसे रिचेस्ट बैंकर था, उसने भी नवाब की मदद करने से इनकार कर दिया। तो इसकी वजह से नवाब हार गया, पकड़ा गया और बाद में उसको मार डाला गया। मीर जाफ़र को बाद में नवाब बना दिया गया। वो अंग्रेज़ों के हाथ की एक तरह से कठपुतली था, और इस तरह से अंग्रेज़ जो है एक तरह से बंगाल के शासक बन गए। इसके बाद अंग्रेज़ों को बंगाल में फ्री ट्रेड करने का अधिकार भी मिल गया। बिहार, उड़ीसा और 24 परगनास के कुछ क्षेत्र भी इन्हें मिल गए।
तो बंगाल के संसाधनों की मदद से अंग्रेज़ों ने अपने दूसरे यूरोपियन प्रतिद्वंदियों को हराया। इस तरह से हम देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी की वजह से ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना शुरू हो गई। फिर आते हैं बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुआ था। तो मीर जाफर, जो कि अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली था, वो बंगाल पे शासन कर रहा था। उसकी जिम्मेदारी केवल जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की थी और उसके पास कोई भी शक्ति नहीं थी। और अंग्रेज़ों ने उसे भी जो प्रशासन की शक्ति दे रखी थी वो भी लगभग ना के बराबर ही दे रखी थी, और उसको बाद में 1760 में हटा दिया गया। उसके बाद उनका दामाद था मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बनाया गया। वो एक काबिल, सक्षम और स्ट्रांग रूलर था। उसने शुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब था, और शाह आलम, जो एक मुगल शासक था, उनके साथ एक अलायंस किया, संधि की। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ। अंग्रेज़ों और उन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस से, मीर कासिम, शाह आलम और शुजाउद्दौला की कंबाइंड फोर्सेस के साथ। तो कंबाइंड आर्मी थी जो तीनों की, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ बक्सर में युद्ध किया 22 अक्टूबर 1764 को, जहां उन्हें अंग्रेज़ों के हाथों बुरी तरह हार मिली। तो इसके बाद जब बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद फिर अंग्रेज़ों का नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ आने का रास्ता भी खुल गया और उन्होंने सूबा को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर आते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। क्लाइव ने नवाब शुजाउद्दौला के साथ एक ट्रीटी की, जिन्होंने इलाहाबाद में सरेंडर कर दिया था। और उसके बाद उसने 50 लाख रुपए भी वार में हुए नुकसान के तौर पे अंग्रेज़ों को देना स्वीकार किया। मीर कासिम को डिपोज कर दिया गया था और मीर जाफ़र को नवाब दोबारा फिर से बना दिया गया। इस संधि के बाद 1765 में क्लाइव ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की मुग़ल एम्परर शाह आलम II के साथ। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग मुग़ल एम्परर को कंपनी की सुरक्षा प्रदान की गई और उसको सालाना पेंशन 26 लाख रुपए की दी गई। उसके बदले में एक फरमान बस मुग़ल एम्परर को देना था कि वो कंपनी को दीवानी के अधिकार दे रहा है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो इस ट्रीटी की वजह से नवाब की जो अथॉरिटी थी बंगाल में वो ख़त्म हो गई और बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम का रूल लग गया। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग नवाब जो केवल प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर को देखने का अधिकार रखता था, जबकि कंपनी को जो भी रिवेन्यू वगैरह होता था वो कलेक्ट करने का अधिकार था। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नवाब को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी गई थी लेकिन बिना किसी शक्ति के, और कंपनी को शक्ति मिली हुई थी लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं मिली थी। तो ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, ब्रिटिश प्रभाव कैसे बढ़ता चला गया। वारेन हास्टिंग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया 1772 में। उसने जो है ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हटा दिया और पूरा का पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। उसने एम्परर को या बादशाह को, शहंशाह को जो एनुअल ग्रांट दिया जाता था, एनुअल अनुदान दिया जाता था, वो भी बंद कर दिया। और उसने इलाहाबाद और कारा को भी एम्परर से ले लिया और इन टेरिटरीज़ को नवाब अवध को बेच दिया, क्योंकि वो अवध को एक स्ट्रॉन्ग बफर स्टेट बनाना चाहता था कंपनीज टेरिटरीज़ और मराठों के बीच में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मैसूर वार से स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।